हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना के विकास की बात करें कि आखिर यह उद्देशिका शब्द आया कहाँ से, प्रस्तावना शब्द आया कहाँ से, इसको जानते हैं। तो सर्वप्रथम उद्देशिका या प्रस्तावना का जो आधार है किसको माना जाता है, एक व्यक्ति हैं जो है, क्या है, एक व्यक्ति हैं। तो कौन है, इसका आधार जो है किसको माना जाता है, तो इसका आधार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है स्वीकार कब किया गया, तो यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार जो है 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसीलिए इसी उद्देश्य को हम संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। चूँकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण और प्रस्तुति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, अतः संविधान की मूल प्रस्तावना या उद्देशिका यही है। तो हम इसको जो है उद्देशिका में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और आइए हम एक नज़र में उद्देशिका को आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे शब्दों को सुने होंगे। तो आइए हम इसके एक एक शब्द को समझते हैं। तो पहला शब्द इसका है हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। चूँकि प्रस्तावना की पहली पंक्ति, क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की पहली पंक्ति कहाँ से ली गई है, हम भारत के लोग, तो यह जो है यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ के? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, आखिर हम भारत के लोग जो है यह क्या दर्शाता है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो हम भारत के लोग जो है यह इसका आशय है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। क्या है? भारत जो है क्या है, एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश अर्थात भारत प्रजातांत्रिक देश अर्थात भारत के लोग के ही द्वारा सर्वोच्च संप्रभु है, अर्थात भारत के लोग ही संप्रभु हैं। साथ ही यह शब्द बताता है कि संविधान जनता ने अधिनियमित किया है। क्या हम भारत के लोग क्या बताता है कि संविधान जो है किसने बनाया है, तो संविधान जो है भारत की जनता ने ही बनाया है। किसने बनाया है? भारत की जनता के द्वारा ही अधिनियमित किया गया है। साथ ही जो यह संविधान है इसका आधार ही भारत की जनता है। अतः हम भारत के लोग, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। दूसरा शब्द है प्रभुत्व संपन्न। क्या है? प्रभुत्व संपन्न।
प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है कि जो ये हमारा भारत देश है, जो ये हमारा जो है क्या है जो ये हमारा भारत देश है, इसमें जो आंतरिक निर्णय होंगे, भारत के जो आंतरिक निर्णय होंगे या आंतरिक डिसीजन होंगे, इस पर किसी भी बाहरी सत्ता का जो है क्या हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या हस्तक्षेप नहीं होगा, राइट। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि भारत अर्थात इंडिया अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और इस पर किसी भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, इसका अर्थ ये है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि लोकतंत्रात्मक से आप क्या समझते हो। लोकतंत्रात्मक क्या है? लोकतंत्रात्मक की बात करें तो लोकतंत्रात्मक शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में इस्तेमाल किया गया है, इसका बृहद अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था शासन के जिस रूप को स्वीकार करती है वह लोकतंत्र है, ना कि राजतंत्र या अधिनायक तंत्र। मतलब कि लोकतंत्रात्मक में जो है क्या है, राजतंत्र को नहीं अपनाया गया है या अधिनायक तंत्र मतलब कि तानाशाही। अधिनायक तंत्र को जो है क्या है, क्या लिख रहा है, अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र को नहीं अपनाया गया है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि भारत का शासन यहाँ के नागरिकों के द्वारा चलाया जाता है। अर्थात लोकतंत्रात्मक क्या है कि भारत का जो शासन है किसके द्वारा चलाया जाएगा? भारत के नागरिकों के द्वारा। भारत के नागरिकों के द्वारा जो है क्या है, चलाया जाएगा। भारत के नागरिकों के द्वारा चलाया जाएगा, यही लोकतंत्र है, जिसमें ना केवल प्रातिनिधिक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसमें कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए भी क्या है, जवाबदेही का काम करते हैं। तो लोकतंत्रात्मक अर्थात जवाबदेही की अवधारणा, जवाबदेही जो है क्या है, अवधारणा आई है। इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका जो होती है, चूँकि आपको पता है कि कार्यपालिका क्या करती है, चूँकि विधायिका से हम लेते हैं कि विधायिका जो है क्या करती है, विधायिका कानून का निर्माण करती है। किसका? विधायिका जो है कानून का या विधि का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है। और इन कानूनों और विधि को रेगुलेट करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है क्या है, नीतियों का और इन कानूनों को रेगुलेट करने का कार्य करती है। और यही कार्यपालिका जो है क्या है, विधायिका के प्रति आगे जाके उत्तरदायी होती है कि जो हमने नियम और कानून बनाए हैं उनको रेगुलेट सही तरीके से जनता के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, इसलिए उनकी क्या रहती है, जवाबदेही रहती है। तो यही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो है क्या है, हमारे प्रस्तावना में अपनाया गया है। इसके बाद हम बात करें तो गणराज्य, एक शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य की बात करें तो गणराज्य शब्द का आशय ये है कि हमारे संविधान में गणराज्य शब्द का उपयोग तो डालता है, लेकिन इसका महत्व ये है कि लोकतंत्री व्यवस्था दो होती है। लोकतंत्री व्यवस्था जो होती है, क्या होती है, लोकतंत्री व्यवस्था इसमें दो रहती है। एक राजतंत्र जो वंशानुगत लोकतंत्र रहता है, वह रहता है वंशानुगत लोकतंत्र रहता है। और एक जो रहता है लोकतंत्रीय
गणतंत्र रहता है। क्या रहता है? वंशानुगत लोकतंत्र रहता है तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र रहता है। ठीक है, तो भारत जो है इसको नहीं अपनाया है, लोकतंत्री गणतंत्र को भारत अपनाया है। अर्थात इसमें क्या रहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्री गणतंत्र को अपनाया गया है, जिसका अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी सार्वजनिक पद जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसको क्या अपनाया गया? गणराज्य। गणराज्य का हम अर्थ समझते हैं कि जितने भी लोकतंत्री पद होते हैं या सार्वजनिक पद जो होते हैं, क्या सार्वजनिक पद जो होते हैं, सार्वजनिक पद जो होते हैं, तो इनका निर्वाचन जो है किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा जो है क्या है? निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा होता है ना। या इनके पद जो हैं जनता के द्वारा भरे जाते हैं। तो इसमें राष्ट्र का प्रधान जो होता है, इसमें राष्ट्र का प्रधान भी शामिल होता है। दूसरा बात क्या है कि इसमें राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है। गणराज्य में ये भी शामिल होता है। अतः संविधान के अधीन सभी अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। कोई आनुवांशिक शासन नहीं है या वंशानुगत शासन नहीं है। तो गणतंत्र का हम क्या समझे कि दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक वंशानुगत लोकतंत्र होता है और एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र होता है। इसीलिए गणराज्य से गणतंत्र बना है और गणतंत्र को जो है हमारे भारत देश में अपनाया गया है। गणतंत्र अर्थात सार्वजनिक जितने भी पद होते हैं जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें एक राष्ट्र का प्रधान होता है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, और यही प्रक्रिया जो है क्या है फिर चलती रहती है। इसके बाद हम बात करें तो समाजवाद आता है। समाजवाद की बात करें तो समाजवाद शब्द का जो मूलतः प्रस्तावना में समाविष्ट नहीं था, ठीक है, समाजवाद पहला क्या था कि जब संविधान बना हुआ था या प्रस्तावना बनी हुई थी, तो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था। ठीक, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है क्या है जोड़ा गया है या अंतर्निहित किया गया है। अब आता है कि समाजवाद शब्द से आशय क्या है? क्या कि आता है कि समाजवाद शब्द से आशय क्या है? तो समाजवाद शब्द का आशय यह है कि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों या मुख्य साधनों जैसे पूंजी, जमीन, संपत्ति इत्यादि सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। अर्थात उत्पादन के सभी साधनों पर क्या हो? उत्पादन के सभी साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो। क्या हो? सार्वजनिक जो है क्या है? सार्वजनिक स्वामित्व हो। उत्पादन के सभी साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय संविधान निजी संपत्ति के उन्मूलन में विश्वास रखता है, बल्कि यह उस पर कुछ निर्बंधन भी लगाता है जिसमें उसका उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जा सके। ठीक, तो समाजवाद अर्थात कि उत्पादन के सभी साधनों पर जो है क्या है सार्वजनिक स्वामित्व हो, निजी स्वामित्व ना हो। इसके बाद एक शब्द आता है, वह है पंथ निरपेक्षता। क्या है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता की बात करें तो पंथ निरपेक्षता इसको भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है क्या है जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये है कि हमारे भारत देश में
किसी विशेष पंथ या किसी विशेष धर्म के लिए विशेष कानून नहीं बनाया गया है, उसका विशेष संरक्षण नहीं दिया गया है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का कानून जो है क्या है, हमारे संविधान में अपनाया गया है या लागू किया गया है। ठीक, इसमें किसी भी व्यक्तिगत वस्तु या व्यक्तिगत धर्म को जो है विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। और इसके लिए हम देखते भी हैं पंथ निरपेक्षता से संबंधित अनुच्छेद जो 25 से 28 तक दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या रहता है कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। क्या, धर्म के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, विभेद जो है क्या है, नहीं किया जाएगा, है ना, प्रतिषेध किया जाएगा। ठीक है, विभेद नहीं किया जाएगा, प्रतिषेध किया जाएगा। भारत में समान नागरिक संहिता का ना होना इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद शब्द आता है न्याय। न्याय की बात करें तो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और वो ये कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की जो है क्या है बात की। इस प्रकार देखते हैं कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय में हम देखेंगे कि जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेद ना हो। क्या? जाति वर्ण के आधार पर भेद ना हो, जाति वर्ण के आधार पर क्या हो, विभेद जो है क्या है ना हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक नागरिकों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। क्या? प्रत्येक नागरिकों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों, समान अवसर प्राप्त हों उन्नति के लिए। ठीक है। और तीसरी बात जो है इसमें क्या है कि राज्य का यह दायित्व होता है कि दुर्बल वर्गों का शोषण रोके। दूसरा क्या है कि दुर्बल वर्ग जो हैं, जो बहुत ही पिछड़े वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, उनका क्या है शोषण करने से रोके और उनके विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहे। दूसरी बात क्या है कि दूसरा क्या है कि आर्थिक जो न्याय है, आर्थिक न्याय है जो आर्थिक न्याय में क्या है कि आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय से हम जैसे कि इसके पहले पढ़ चुके हैं कि उत्पादन एवं वितरण जितना भी हो रहा है या उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर क्या हो, न्यायोचित वितरण हो। उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर, सभी साधनों पर क्या हो, न्यायोचित वितरण हो, न्यायोचित वितरण हो, अर्थात एक समान वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो। दूसरा कि धन जो संपदा है केंद्रीकरण ना हो, धन संपदा का केंद्रीकरण ना हो, धन संपदा का केंद्रीकरण जो है क्या है ना हो, केंद्रीकरण ना हो। ये आर्थिक न्याय हो गए। 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और अब आ जाते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय में अर्थात कि जो राजनीतिक न्याय है वह राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि इसके अंतर्गत
भारत देश के अंदर समस्त नागरिकों को समान रूप से क्या हो, नागरिक राजनीतिक न्याय जो है और अधिकार जो हैं प्राप्त हों। जैसे कि उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं मताधिकार का प्रयोग। मताधिकार के प्रयोग का आधार वयस्क मताधिकार का सिद्धांत होना चाहिए या उल्लिखित होना चाहिए। ठीक, तो हम 3 प्रकार के न्याय की बात कर लिए। इसके अलावा जो है क्या है, इसके अलावा आता है स्वतंत्रता। क्या आता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि लोगों की गतिविधियों में किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो। रोक टोक जो है क्या है, ना हो। वह कहीं भी स्वच्छंद रूप से किसी भी राज्य में विचरण कर सके, उसकी गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक ना हो तथा व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि स्वतंत्रता, जिस उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति की उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता हो, विश्वास, धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता, है ना। संविधान में कहा गया है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में उन सीमाओं के भीतर है जहाँ की दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। अर्थात आप अपनी, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, क्या है, जैसे आपको बोलने का अधिकार है तो आपको यह स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक ही सीमित है जहाँ की दूसरी की स्वतंत्रता का जो है क्या है, हनन ना हो, दूसरी की स्वतंत्रता का हनन ना हो। अर्थात आप इस व्यक्ति को कुछ अच्छा तो बोल सकते हैं लेकिन गाली दे के आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ उसकी स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। इसमें यह कहा गया है। ठीक है। इसके बाद आता है समानता। स्वतंत्रता के बाद आता है समानता। समानता अर्थात समानता का अभिप्राय है कि समाज की किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। अर्थात किसी भी वर्ग के लिए क्या है, किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति हो। अर्थात सभी के लिए समान कानून बनाए जाएं, समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, व्यक्ति के समुचित विकास के लिए, है ना, किसी भी प्रकार का भेदभाव, अवसर की समानता हो, है ना, किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, समान योग्यता और समान श्रम के लिए समान वेतन हो। क्या है, समान वेतन हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। समान योग्यता और समान श्रम के लिए समान वेतन होना चाहिए, है ना। और जो है क्या है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जैसे कि नागरिकों के या व्यक्तियों के वर्गों का शोषण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। देश की विधियों का समान रूप से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश तथा लोक नियोजन के विषय में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई भी भेद भी नहीं होना चाहिए। ये समानता होती है। ठीक है। इसके बाद बात करें बंधुता। बंधुता नेक्स्ट वर्ड जो है क्या है, बंधुता। बंधुता की बात करें तो भाईचारे की भावना से है। क्या है, भाईचारे की भावना से है। भाईचारे की भावना से बंधुता की भावना लोकतंत्र की सफलता की पूर्व शर्त है तथा यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी एक हैं, एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं, और यह भावना भारत के लिए और भी आवश्यक है। क्योंकि भारतीय समाज मूलवंश, धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति जैसे आधारों पर बटा है और प्रस्तावना में बंधुता को 2 बातों से जोड़ा गया है। अर्थात इसमें यह बोला गया है कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी विचित्र होने के बावजूद भी हम एक साथ रह लेते हैं, है ना, एक साथ बात करते हैं, टॉलरेंस है हमारे में, है ना, इसलिए सहिष्णु है।
सहिष्णुता है हमारे अंदर। इसलिए क्या किया गया है कि बंधुता भाईचारे की भावना जो है कि भारतीय संस्कृति इतनी विचित्र होने के बावजूद भी हम एक साथ रहते हैं, यही बंधुता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट शब्द आता है कि व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ यहाँ पर इसलिए स्थान दिया गया है क्योंकि व्यक्ति का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका वह पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों पर भी बल देते हैं, जो कि आप लोगों को पता है। तो ये हमारी प्रस्तावना जो है यहाँ से दी एंड होता है। आप लोगों को वीडियो आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।